हाय बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, आज केमिस्ट्री में चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे और जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन नॉन मेटल्स। इससे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो उसी के कंसर्न में अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा रखी हैं, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ इसके बाद चलेंगे सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की और उसके बाद फिनिश करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बच्चों। तो देखिए यहाँ पर नाउ फर्स्ट वी डिस्कस हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट, ठीक जिस सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टेट से मीनिंग क्या है बच्चों? फिजिकल स्टेट से मीनिंग है, वैसे आपने पढ़ा होगा टोटल बच्चों 5 स्टेट होती हैं। फिजिकल का मतलब है जो हमें सामने से उसकी स्टेट कैसी दिखाई पड़ रही है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है बच्चों, इससे मतलब होता है। टोटली आपने 9th क्लास में 5 स्टेट्स पढ़ी होंगी, ठीक है ना, जिसमें से 3 हमें हमेशा पढ़नी होती है जो मेनली हमारे लिए आगे तक क्लास में सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि उससे अलग है हमारे पास प्लाज्मा और आइंस्टाइन कंडेंसेट, ऐसे कुछ नाम है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC स्टेट होती है, ठीक है ना। तो हमें मेनली बताना है फिलहाल 3 स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जनरली आपने देखा था वहाँ मेटल्स जो थी बच्चों वो सॉलिड थी और एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक। यहाँ पर भी साथ साथ एक्सेप्शंस लेके चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टेट में क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होती हैं दीज आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नॉन मेटल्स, ठीक है ना। मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर एग्जांपल्स की, तो सॉलिड के लिए क्या होगा यहाँ पर? सॉलिड के लिए यहाँ पर एग्जांपल्स है बच्चों फास्फोरस, मैं सिंबल लिख रहा हूँ समझ जाइएगा, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, चेक कीजिए प्लीज, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, जनरल ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये आपके सॉलिड्स हैं, आयोडीन, ठीक है ना, मैं लिखते हैं सॉलिड्स, ठीक है बच्चों। जबकि अगर आप बात करें लिक्विड में तो ब्रोमीन बच्चों, याद रखिएगा जो ब्रोमाइन होती है, ठीक है ना, जिसे ब्रोमीन या ब्रोमाइन कहते हैं, ये आपको लिक्विड मिलेगी एट रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ ब्रोमीन, याद रखिए ब्रोमीन, ठीक है। एंड फाइनली गैसेस की बात करें बच्चों, तो गैसेस के लिए हमारे पास है क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब, ठीक है ना। ये सब किस में है बच्चों? ये गैसेस की फॉर्म में होती है। क्लियर है? नाउ टॉक अबाउट अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कैसी दिखती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये नॉन मेटल्स, जिसे आपने देखा मेटल्स कैसी थी, लस्ट्रस थी बच्चों। हालांकि ठीक है उन्हें फ्रेशली कट करें या हम उन्हें बहुत ज़्यादा रब करें, घिसें, तब उनमें जो है लस्टर दिखाई पड़ता था, क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ा था हमने कि वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई ना कोई ऑक्साइड, कार्बोनेट या फिर सल्फाइड्स की लेयर जनरली रहती थी, जिसकी वजह से वो डल दिखाई पड़ती थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अपीयरेंस उनका लस्ट्रस है ही नहीं, तो जनरली क्या है, जनरली क्या है, नॉन लस्ट्रस है बच्चों। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए नॉन लस्ट्रस, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, नॉन लस्ट्रस। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शंस में आपको जरूर बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक्सेप्शंस में है आपका आयोडीन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्शंस में क्या है आपका, आयोडीन। ओके फाइन। तो ये आयोडीन जो है नॉन मेटल होते हुए भी नॉन लस्ट्रस नहीं बच्चों, ये लस्ट्रस है, काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। लस्टर का मतलब क्या है?
इट गिव साइंस, चमकता है काफ़ी, ठीक है ना। वेल नाउ टॉक अबाउट मेलेबिलिटी, और साथ साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे डक्टिलिटी की बात कर लेते हैं बच्चों। मेलेबिलिटी के साथ साथ डक्टिलिटी की भी, तो इसमें कुछ खास नहीं है डक्टिलिटी, और ना ही कोई एक्सेप्शंस है यहाँ पे। एक्सेप्शंस बच्चों नहीं है, सीधा सीधा लिख दीजिए यहाँ पर कि जो आपकी बच्चों नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये दोनों ही इसमें कवर हो रही है बच्चों, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। ये मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए बच्चों। तो ये क्या है, नॉन डक्टाइल है, नॉन डक्टाइल होती हैं, एंड नॉन मैलिएबल। ओके फाइन, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल। ब्रिटलनेस की बात की जाए, ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ जिससे आप ना हैमर्ड करें, हथौड़ा मारे, चोट पहुंचाएं और वो टुकड़ों में बिखर जाए खनाक के साथ, जैसे ग्लास होता है गिरते ही एक खनाक की आवाज़ आती है ना। ना ये जिसे चौक, अगर मैं चौक को गिराऊं तो कट से टूट जाती है, तो दैट इज़ द ब्रिटलनेस, यू नो। तो बिटरनेस नहीं बच्चों, ब्रिटल, BRITTLE, बिटलनेस, बिटलनेस, ठीक है ना। तो बिटलनेस का मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हैं? बिटलनेस का बच्चों मतलब हुआ कि कुछ ही खनाक से टूट जाए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इफ हैमर्ड, इफ हैमर्ड, किसको, नॉन मेटल्स को, अगर आप नॉन मेटल्स को हैमर्ड करते हैं, these break into pieces, okay fine. So these non-metals has a brittleness. Now look at hardness. So what is the hardness? तो ध्यान दीजिए प्लीज। जनरली क्या होता है, जो आपकी ये नॉन मेटल्स हैं वो कैसी हैं, सॉफ्ट हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जनरली सॉफ्ट, ठीक है। बट हियर इज एक्सेप्शंस। सो व्हाट एक्सेप्शंस हियर, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ बच्चों एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन से अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शन में है आपके पास एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, दैट इज ए डायमंड। ओके, सो व्हाट इज द एलोट्रॉफ? एक्चुअली आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कि जो कार्बन है या कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बच्चों जो एलोट्रॉफ मतलब अदर फॉर्म में भी बच्चों एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो कार्बन के आप पढ़ेंगे 3 एलोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक आपका बकमिस्टर फुलरीन है, ठीक है। सो हियर वी टॉक अबाउट डायमंड। सो डायमंड जो है, कार्बन चूंकि नॉन मेटल तो उसका एलोट्रॉफ है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि एलोट्रॉफ वो होते हैं, जैसे डायमंड की बात करें, अगर डायमंड को हम बर्न करें, ठीक है ना, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जाके बच्चों बर्न होगा वो, यानी मेल्ट होगा, तो वो गायब हो जाएगा। रीजन दैट, क्योंकि जो आपका डायमंड है उसके अंदर केवल और केवल ओनली कार्बन ही है और कुछ भी नहीं, नथिंग, प्योर कार्बन है आपका डायमंड, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। तो इसी वजह से उसे बर्न करेंगे तो CO2 उनके हवा में उड़ जाएगा वो और कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो एलोट्रॉफ होते हैं वो वास्तव में प्योर फॉर्म ही होते हैं उस एलिमेंट की, ठीक है। जैसे कार्बन की प्योर फॉर्म क्या है, ग्रेफाइट है, बिल्कुल प्योर, और ठीक ऐसे डायमंड भी उसकी प्योर फॉर्म है, फुलरीन भी उसकी प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो उसके वो एलोट्रॉफ्स कहलाएंगे। जब एक ही एलिमेंट डिफरेंट जो है फॉर्म में पाया जाता है नेचर में तो वो उसके एलोट्रॉफ्स कहलाते हैं बच्चों। तो डायमंड यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बच्चों, जिसको मैं आपको चैप्टर 4 में आगे बताऊंगा। तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अब ये चीज़ समझिएगा आप, नॉन मेटल्स होते हुए भी डायमंड का ये एलोट्रॉफ हार्डेस्ट है, तो ये यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शंस बच्चों आ गया, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी बात करते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जनरली क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, ठीक है, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन बच्चों इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ कि एक्चुअली करंट फ्लो होने के लिए या हीट फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो वो चीज़ जो सब्सटेंस है वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। यहाँ पर
जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं किसी में होता है। बट एक केस है एक्सेप्शंस का, और वो भी कार्बन का ही बच्चों एलोट्रॉफ्स है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ बच्चों ऐसा होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं लिखता हूँ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जो है ये गुड कंडक्टर बच्चों बन जाता है। कौन? ग्रेफाइट। ये आपका एक्सेप्शंस में है, प्लीज इसे मेंशन करें। एक्सेप्शन पर ध्यान रखें क्योंकि एक्सेप्शंस बच्चों ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। नाउ टॉक अबाउट सोनोरिटी। तो सोनोरिटी में क्या है? नॉन सोनोरस। ये नॉन सोनोरस होते हैं। क्या होता है सोनोरिटी का मतलब? मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, ओके बता रहा हूँ। इसमें करना क्या आपको, सोनोरस का मतलब होता है when we hammered or struck any object they give a ringing sound, but there is no any non-metal which gives a ringing sound. That's why all metals are non-sonorous. ओके बच्चों, फाइन। नाउ टॉक अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, डेंसिटी की बात करते हैं तो जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो लाइट होती हैं, लाइट हल्की होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये इनकी जनरली क्या है कि मोलिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। Cl2 है, N2 है, O2 है, ये आपको जनरली किस में मिलेंगे? आपको ना मोलिकुलर फॉर्म मिलेंगे, जिससे इनकी डेंसिटी क्या है? लो होती है, ठीक है ना। इसमें अच्छा एक इसमें और लगा लीजिए प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देखिए, तो देखिए आपने पढ़ा था मेटल्स का जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ भी देखा था आपने, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है, मतलब जर्नली लो। लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पर बच्चों मौजूद है, इसलिए मुझे याद भी आ गया। तो एक्सेप्शंस वाली चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें डायमंड और ग्रेफाइट की अगर बात करें, डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें, जो कार्बन के क्या हैं? नॉन मेटल्स के एलोट्रॉफ्स हैं। तो बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट क्या हैं? ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। लिख देता हूँ, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। और लास्ट एक और इसमें है छोटा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो उसमें हमने किया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ बच्चों ध्यान दीजिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा मजबूत नहीं बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बच्चों, ठीक है, हैविंग अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक। हालांकि हाँ कार्बन जब अपना पॉलीमर बच्चों बनाता है, लेकिन हम उसको ना कार्बन को ना सीधे इसमें ला नहीं सकते। एक्चुअली कार्बन का पॉलीमर बनता है, उसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, हाइड्रोकार्बन होता है पॉलीमर बेसिकली, ठीक है ना। तब उसकी आपकी जो फर्नीचर बनते हैं प्लास्टिक के, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी होती है अगर देखा जाए तो। कार्बन जो है, लेकिन कार्बन अकेले नहीं होता वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पे कार्बन आपको एक्सेप्शन से नहीं दिखा सकता कि कार्बन बहुत मजबूत होता है। डायरेक्ट कार्बन मजबूत नहीं होता, उसका फिर पॉलीमर बनता है, ठीक है ना। हालांकि काफ़ी हद तक उसमें कार्बन ही कहा जाएगा, बट फिर भी तो यहाँ पर जनरली क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या आप लो दिखाएंगे सभी की, ठीक है। एक बार फिर से आपको कहता हूँ, फिजिकल स्टेट में क्या है, ऑल नॉन मेटल्स आर क्या है बेटा, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, आयोडीन आपके सॉलिड्स हो गए, ब्रोमीन आपकी लिक्विड पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे, और क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे जो एलिमेंट है वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। अपीयरेंस की बात करें, नॉन लस्ट्रस है, एक्सेप्शंस में आपके आयोडीन है। मेलेबल डक्टाइल ये नहीं होते बच्चों। ब्रिटलनेस की बात करें, बिल्कुल होते हैं। और ब्रिटलनेस का मतलब क्या है, इफ हैमर्ड नॉन मेटल्स दे ब्रेक इनटू पीसेस। नाउ टॉक अबाउट हार्डनेस। हार्डनेस में क्या है, जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शंस यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज अ डायमंड विच या एलोट्रॉफ of carbon. Now talk about electrical and thermal conductivity. Poor conductors होते हैं, but exceptions here is a graphite due to free electrons. And sonority में all non-metals non-sonorous, they do not give ringing sound when we struck in any object. Now talk about density. Light density होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि ये molecular form में पाए जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि डायमंड की डेंसिटी हाई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है उसकी स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। तो एक डेंसिटी डायमंड की जो है जबरदस्त होती है। वेल नाउ मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, बट ग्रेफाइट और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनकी स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है ना। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी जनरली टेंसाइल क्या होती है, लो होती है बच्चों, ठीक है। तो ये बेटा मैंने आज आपको बताया यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर, क्लास आज 2 चल रही है, क्लास 3 में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है 1 बाय 1 तरीके से देखें, मतलब एक क्रम में देखें,
और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठे देखें तो बार बार आपको देखना ना पड़े। और अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं बहुत कुछ मिलेगा बच्चों। और आपके जो कि एग्ज़ाम भी निकट हैं, आपका टर्म 1 आई थिंक आगे होगा, तो टर्म 1 का सिलेबस लेके मैं पहले चल रहा हूँ आपका, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करा रहा हूँ और थर्ड चैप्टर में पूरा कराऊंगा। हालांकि मैं बता दूंगा कि आपका सिलेबस यहाँ पर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं इसको पूरा कराऊंगा बच्चों, ताकि अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो इसको पूरा देखे, मतलब लास्ट जो आपके एनसीईआरटी पे पूरा उसको देखे, ताकि उसे आगे 11th में अच्छी खासी लीड मिल पाए बच्चों। तो ठीक है, एक चीज़ ये है। और दूसरी बात ये है कि थर्ड के बाद ठीक है मैं सीधा चैप्टर आपका ले जाऊंगा जो कि आपका बायो का चैप्टर बच्चों होगा, क्योंकि बायो का एक चैप्टर ही आ रहा है, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस, दैट इज अ बिग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, ठीक है ना, आपकी 10th की साइंस के लिए। उसके बाद चलेंगे हम फिजिक्स पे, जहाँ पर 2 चैप्टर आपके फिजिक्स भी बैक टू बैक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।